आयशा जी राधिका को संभालते हुए, चुप हो जाओ बेटा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला है कि रियान जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर तुम उससे बातें करोगी और उसे समझाओगी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें ही जानता है और शायद तुम्हारी बातों से वो जल्दी ही ठीक हो जाए। राधिका, आप सच कह रही हैं माँ? रियान सच में ठीक हो जाएगा ना? आयशा जी राधिका को चुप कराते हुए, हाँ, हमारा रियान जल्दी ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी दीदी जो ठीक हो गई हैं तो रियान को ठीक होना ही होगा। अब तुम आराम करो राधिका। लेकिन मैं एक बार रियान से मिलना चाहती हूँ माँ। विक्रम जी आगे आकर राधिका के सर पर हाथ रखते हुए, अभी थोड़ी देर तुम आराम कर लो बेटा, क्योंकि अभी उसके थोड़े चेकअप हो रहे हैं। तब तक तुम थोड़ा कुछ खा लो। फिर दिव्यांश और रियान को तुम्हें ही तो संभालना है। राधिका दिव्यांश का नाम सुनकर दिव्यांश के बारे में पूछती है, क्या दिव्यांश जी ठीक हैं? उन्हें होश आ गया? विक्रम जी उसे बताते हैं कि दिव्यांश को होश तो आ गया है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो किसी बच्चे की भांति व्यवहार करता है। राधिका थोड़ी दुखी स्वर में, तो क्या वो ठीक नहीं होंगे? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर में गहरी चोट की वजह से याददाश्त चली गई है, लेकिन साथ रहने और ख्याल रखने से जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। बस तब तक तुम्हें भी उसका ध्यान रखना होगा। तुम रखोगी ना राधिका? तभी दादी, अरे बहुत हुई बातें, अब मेरी पोता बहू को भूख लगी है। अब आगे की बातें बाद में करना, और सब लोग अब बाहर जाओ। दादी की बात सुनकर सभी लोग वार्ड से बाहर निकल गए। आयशा जी, माँ अब आप भी जाकर आराम कीजिए, मैं राधिका को खिला दूंगी। दादी ठीक है, कहकर राधिका के सर पर हाथ रखते हुए, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे और हमेशा खुश रहो, इतना कहकर वहाँ से चली गईं। आयशा जी सूप का बोल लेकर आईं और राधिका सामने बैठ कर, अच्छा अब जल्दी से मुंह खोलो राधिका, अभी मेरा मन नहीं है मॉम। आयशा जी, मुझे पता है तुम रियान को लेकर टेंशन कर रही हो, लेकिन टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए तो तुम्हें रियान का ध्यान रखना होगा ना, और उससे बातें करनी होंगी, और वो तो तभी होगा जब तुम खुद ठीक होगी, कहकर राधिका को सूप पीने का इशारा करती है। इस बार राधिका भी बिना कुछ कहे चुपचाप सूप पी लेती है। पूरा सूप खत्म होने के बाद आयशा जी राधिका से, अच्छा अब तुम थोड़ा आराम करो, फिर रियान से मिल आना। राधिका भी चुपचाप लेट जाती है, क्योंकि दवाई के असर से उसे नींद आ रही थी। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में चली गई। आयशा जी उठी और धीरे से राधिका के वार्ड से बाहर निकलकर दिव्यांश के वार्ड में चली गईं, जहाँ दिव्यांश किसी बच्चे की भांति कायरव और कियारा के साथ खेल रहा था। वो दोनों भी अपने भाई के साथ खेल रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने दिव्यांश को खुश रखने को बोला था। आयशा जी जैसे ही अंदर जाती हैं, तभी अचानक से कायरव के हाथ में पीछे से दिव्यांश का हाथ लगता है और कायरव के हाथ में पकड़ी दिव्यांश की डॉल अचानक से गिर गई। ये देखते ही दिव्यांश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कायरव की कॉलर पकड़ी और उसका गला दबाने लगा। तूने 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 मेरी डॉल को मार दिया, मेरी डॉल को गिरा दिया। कायरव हकलाते हुए, नहीं नहीं भाई, आपकी डॉल बिल्कुल ठीक है, वो मेरे हाथ में थी, धोखे से लग गई। उसकी ज़बान बहुत हकला रही थी। लेकिन दिव्यांश उसकी बात नहीं सुनता और वो और तेज से उसका गला दबाने लगा, जिससे
उसे सांस भी नहीं आ रही थी। कियारा ये देखकर जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ देती है और कियारा और आयशा दोनों ही कायरव को दिव्यांश से अलग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। तभी डॉक्टर भाग कर आते हैं और दिव्यांश को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे तुरंत ही दिव्यांश की पकड़ कायरव से ढीली होती है और कायरव ज़मीन पर गिर जाता है। वो ज़मीन पर बैठा जोर-जोर से सांस ले रहा था। शायद डॉक्टर को थोड़ी देर और होती तो कायरव का पता नहीं क्या होता। आयशा दौड़कर आंखों में आंसू लिए कायरव को पानी देती हैं। वो भी एक बार में ही पूरा ग्लास में से पानी पी जाता है। आयशा जी रोते हुए, तू ठीक है ना कायरव? कायरव, अरे बड़ी मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपनी आवाज़ थोड़ा ठीक करके बोलता है। इतना कहकर वो दिव्यांश के पास जाता है जो बेड पर लेटा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था। कायरव डॉक्टर से, आपने फिर से उन्हें वो इंजेक्शन दे दिया। अगर इससे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? डॉक्टर, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसे ही पैनिक होते रहे तो इन्हें शॉकिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। वो ऐसे किसी की भी जान ले सकते हैं। वैसे भी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर कायरव गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए, वो पागल नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को शॉकिंग ट्रीटमेंट देने की? तभी पीछे से समीर दौड़कर कायरव को पकड़ता है। कायरव, क्या कर रहा है तू? डॉक्टर भी जल्दी ही वार्ड से बाहर निकल गया, क्योंकि अब तो उसे कायरव से भी डर लग रहा था। समीर कायरव को गले लगाकर कायरव समीर के गले लग रोते हुए, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने भाभी का ध्यान रखा होता तो वो बेहोश नहीं होती और रक्षा सूत्र जमीन पर नहीं गिरता, तो आज भाई भी बिल्कुल ठीक होते। समीर, तेरी कोई गलती नहीं है। जो होना था वही हुआ। हो सकता है दिव्यांश राधिका के साथ से ठीक हो जाए। कायरव, लेकिन अगर भाई ने भाभी को नुकसान पहुंचाया तो? समीर, तू पहले से ही इतना नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव सोच। हो सकता है दिव्यांश राधिका से अच्छे से बिहेव करे। अच्छा, अब तू ऑफिस चल, आज मिस्टर कुलकर्णी के साथ मीटिंग है। तुझे ही ऑफिस संभालना है, क्योंकि तुझे पता है कि अंकल जी की क्या हालत है। वो अब भी दिव्यांश की हालत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर वो दिव्यांश को नहीं बुलाते तो दिव्यांश ना ही अकेले एयरपोर्ट पर जाता और ना ही वो हादसा होता। जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक तुझे ही सब संभालना है। कायरव, जी भाई बोलकर समीर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो दिव्यांश के केबिन में जाता है और केबिन देखकर एक बार फिर कायरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ जब भी आता था तो दिव्यांश उसे अपनी फाइलों में ही व्यस्त मिलता था। कायरव ही जबरदस्ती दिव्यांश को अपने साथ थोड़ा घुमाने ले जाता था। सामने लगी दिव्यांश की फोटो को देखकर वो अपने पुराने दिनों में चला जाता है, जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लंदन से लौटा था और वो घर जाने के बजाय सीधा ऑफिस आया था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसका वर्कहोलिक भाई ऑफिस में ही होगा।